नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 मौलिक अधिकार को पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह भाग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी भाग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए भी यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी को अपने अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के मध्य किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो विचार है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन की एक अवधारणा है। तो ब्रिटेन में जो राजशाही थे उनके द्वारा मजदूरों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। इसी विशेष अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित किया गया। तो विश्व में जब भी अधिकारों के बारे में बात होती है तो इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हमारे मौलिक अधिकारों को भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है या किस भाग को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा हमारे मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, अर्थात भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। हमारे मूल संविधान द्वारा हमें कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान अर्थात जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे मूल संविधान कहा गया। तो उसी मूल संविधान द्वारा हमें कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में मिलता है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक मिलता है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में मिलता है। फिर चौथा जो मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन हमें संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के मध्य मिलता है। फिर पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में दिया गया है हमारे संविधान में। फिर चौथा जो मौलिक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 31 में वर्णन किया गया है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इस अधिकार को निरसित कर दिया गया, अर्थात जो संपत्ति का अधिकार है वह अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार, इन दोनों में फर्क क्या है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। ठीक है, और जो कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकता है। अब एक और सवाल पैदा हो गया कि अब ये रीट का क्या मतलब है। तो जो हमारा संविधान है वह वकीलों की टीम द्वारा लिखा गया था, वकीलों द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ गया है वह शब्दों का जो चयन किया गया है वह ज्यादातर जो वकीली भाषा है, जो कानूनी भाषा है, उसका इस्तेमाल हुआ है। इसलिए आम नागरिकों को इसमें से काफी सारे जो शब्द है वो आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो वैसे ही रीट है,
रीट का तात्पर्य है एक तरीके से आदेश जारी करना। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह हमारे मौलिक अधिकारों के उपचार के लिए सीधा रीट जारी कर सकता है, और जिससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उसके मौलिक अधिकार छीना ना जा सके। ठीक है, तो जो रीट जारी करने का जो अधिकार होता है वह उच्च न्यायालय के पास भी होता है, हाई कोर्ट के पास भी होता है। लेकिन वह सिर्फ जो मौलिक अधिकार है उसके संबंध में नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार, अन्य कानूनी अधिकारों के संबंध में भी रीट जारी कर सकता है। लेकिन उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, जो उसके जो राज्यों के कार्य क्षेत्र होते हैं, वो वहां की सीमा तक सीमित होता है। लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे भारतवर्ष के राज्य क्षेत्र के लिए रीट जारी कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है। ठीक है, और ये कुल 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, जिसको जब हम हमारे पास जो 7वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से 5 रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे मूल संविधान में हमें कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसमें से जो 6वां मौलिक अधिकार है इसको हटा दिया गया है, और उसे संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो अब हमारे पास हमारे वर्तमान संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार बचते हैं, जिसमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इनका अध्ययन हमको एक एक करके करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत है वह अनुच्छेद 12 से होता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकारों का शुरुआत तो अनुच्छेद 14 से हो रहा है। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। तो राज्यों के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से सभी राज्यों की सरकारें, उनके विधानमंडल तथा भारतीय क्षेत्र के जो सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण जो अधिकारी है वो सभी आ जाते हैं। तो ये है राज्य शब्द की परिभाषा, जिसमें सभी भारत की सरकार, राज्यों की सरकार, संसद, विधानमंडल तथा भारतीय राज्य क्षेत्र के अधीन में सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में वर्णन किया गया है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, अर्थात संसद ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधि नहीं बना सकती जिससे जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका अल्पीकरण हो या उनकी शक्ति कमजोर हो। ठीक है, अर्थात एक तरीके से हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका जो उल्लंघन करने की सीमा होती है वह 0 होती है, अर्थात गवर्नमेंट, सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। और जो हमारे संविधान संशोधन का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, वह हमारे मौलिक अधिकार मतलब भाग 3 में लागू नहीं होता है। मतलब अल्पीकरण की दृष्टि से हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसीलिए मौलिक अधिकार को कठोर संविधान की श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को एक एक करके, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास समता या समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, जिससे उनमें समानता के विचारों का संचार हो सके और आपस में भाईचारा पनप पाए, जिसको अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के मध्य वर्णन किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के नजरों में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, मतलब समान परिस्थिति में सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, अनुच्छेद 14 के अनुसार। अब अनुच्छेद 15 में हमको
दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद में रोक। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 15 के आधार पर। अनुच्छेद 16 में हमको दिया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में समान रूप से अवसर प्रदान करना, जिससे सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यह हमको अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 हमारे संविधान का, हमारे मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत का प्रावधान मिलता है। तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का प्रावधान, छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किया गया है, जिससे लोगों में समानता के विचारों का प्रोत्साहन मिले, समानता के विचार जो है प्रेरित हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत से तात्पर्य है कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति के लिए कोई विशेष उपाधि नहीं प्रदान करती। जैसे पुराने जमानों में लोगों को, किसी को जमींदार बोला जाता था, किसी को राजा साहब बोला जाता था, किसी को राजकुमार बोला जाता था, किसी को कुंवर साहब बोला जाता था। तो इस तरीके की उपाधियों को अंत किया गया है ताकि लोगों में समानता के विचार का संचार हो सके। हालांकि जो आर्मी के जो अफसर होते हैं उनको कर्नल, जनरल, मेजर साहब ऐसे उपाधियां दी जाती है, लेकिन वह देश के लिए काम करने वाले लोग होते हैं और वह हमारे आर्मी जो सेना होता है उसका एक पोस्ट का, एक पद का नाम होता है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो जो भारत रत्न होते हैं, पद्म विभूषण होते हैं और जैसे अशोक चक्र हो गया, ऐसे जो अलंकरण है, ये इनको अलंकरण बोला गया है, इनको उपाधि नहीं बोला गया है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, अलंकरण का मतलब होता है एक तरीके से शोभनीय, शोभा देने वाला या फिर नाम रोशन करने वाला। तो जिनको ऐसे अलंकरण दिए जाते हैं, भारत रत्न, अशोक चक्र या पद्म विभूषण, ये लोग किसी विशेष क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनको ये अलंकरण दिया जाता है, उनको उपाधि नहीं बोला जाता है। तो ये हमको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरा मौलिक अधिकार है, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपने व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से देश का विकास कर सके। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के मध्य हमको मिलता है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी से तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति को किसी भी विषय में अपना खुद का मत या अपना खुद का एक जो ओपिनियन है वह व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। वह किसी भी बात से अपनी सहमति जाहिर कर सकता है या उसके लिए असहमति जाहिर कर सकता है, अपना खुद का एक ओपिनियन उजागर कर सकता है। इसके लिए क्रमवार अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे हम देखते हैं बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता या समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, फिर भारत में कहीं भी आजीविका के लिए रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये अलग अलग हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इसको हम एक कहानी बना के हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति को सरकार का कोई डिसीजन है वह पसंद नहीं है, तो वह उसके खिलाफ बोलना चालू करेगा, तो यह हो गई बोलने की स्वतंत्रता।
फिर अगर अब एक आदमी अकेला बोल रहा है तो उसके एक आदमी के अकेले बोलने से क्या होगा, तो वह अपने आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ में आवाज उठाएगा, उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा। तो ये हो गई शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभी को इकट्ठा करके लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियार के इस्तेमाल के, अहिंसा पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, जिससे वह सबको एकत्रित करके धरना प्रदर्शन कर सकता है। किसी भी सरकार के किसी भी निर्णय के अगेंस्ट वो धरना प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन कर सकता है। ये हो गई शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होके होने की स्वतंत्रता। फिर सभा करने या समूह बनाने की स्वतंत्रता, तो जब वह एकत्रित हो रहे हैं तो वो समूह भी बना सकते हैं, सभा भी बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सभा बनाने की स्वतंत्रता हो गई और समूह इकट्ठा करने की, समूह बनाने की स्वतंत्रता हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं जब वह व्यक्ति समूह बना लिया, उसने सभा का गठन कर लिया, कोई संगठन बना लिया, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भी पड़ेगा, क्योंकि जब संगठन बनाता है तो जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे जगह पे रहने वाले लोग होते हैं, वो उसको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ता है उस संगठन से जुड़ने के लिए, उसके मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो इस तरीके से उसको भारत में कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है, आवागमन की स्वतंत्रता। अब जब वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसको वहां पे रहना भी पड़ेगा, इस वजह से भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता का भी प्रावधान है। अब जब वो कहीं पे निवास कर रहा है तो उसको आजीविका भी करना पड़ेगा, आजीविका के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कैसे मिलेंगे, उसको कोई ना कोई रोजगार करना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा। इसलिए भारत में कहीं भी आजीविका के लिए रोजगार करने की स्वतंत्रता का भी प्रावधान है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसमें जो जम्मू कश्मीर था वह अपवाद था आर्टिकल 370 के हटने के पूर्व। वहां पे आप घूमने के लिए तो जा सकते हो, लेकिन वहां पे जाके ऐसे निवास नहीं कर सकते, वहां पे जाके आजीविका या रोजगार, आजीविका के लिए रोजगार नहीं कर सकते थे। कब तक? जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटा था। लेकिन अब वहां पे जाके आप निवास भी कर सकते हैं, वहां पे जमीन भी खरीद सकते हैं, वहां पे रोजगार भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। तो अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। इसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें पहला है अपराध के समकालीन कानून के अनुसार सजा का प्रावधान। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और जिस समय उसने वो अपराध किया उस समय उस अपराध के लिए 1 साल की सजा का प्रावधान था। अब उसके लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब सुनवाई होते होते 5 साल लग गए। अब इसी 5 साल के दौरान एक संशोधन होता है जिसमें उस अपराध के लिए जो सजा है उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया जाता है, ठीक है। तो 5 साल बाद जब उस व्यक्ति का फैसला सुनाया जाएगा तो उस अपराध के लिए उसको 1 साल की ही सजा होगी, क्योंकि जिस समय उसने अपराध किया था उस समय उस अपराध के लिए 1 साल की सजा का प्रावधान था। बाद में भले ही उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। तो ये क्या है, जो अपराध के लिए जो सजा है उसको बढ़ाए या कम करे, लेकिन जिस समय अपराध किया गया है उस समय संविधान में क्या प्रावधान था, कितने साल का या कितना सजा का प्रावधान था, उसी के अनुसार में उसको सजा दिया जाएगा। इसलिए बोला गया है अपराध के समकालीन कानून के अनुसार सजा का प्रावधान होगा, ठीक है। फिर दूसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वह अपने बचाव के लिए गवाही देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर वह झूठा साबित हो जाता है तो अदालत को गुमराह करने के लिए उसे अलग से सजा दिया जा सकता है। फिर तीसरा है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। तो ऐसा कब होता है, जब किसी व्यक्ति को किसी निचली अदालत ने सजा सुनाया किसी भी जुर्म के लिए, किसी भी अपराध के लिए, और वह व्यक्ति उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह ऊपरी अदालत में जाके याचिका दायर करता है। अब ऊपरी अदालत में भी उसका जुर्म साबित हो जाता है, वह अपराधी निकलता है, तो ऊपरी अदालत भी उसको सजा सुनाएगी।
तो निचली अदालत ने जो सजा सुनाई थी उस अपराध के लिए, ऊपरी अदालत भी वही सजा सुनाएगी उस अपराध के लिए, तो एक ही बार उसको सजा मिलेगा। हाँ, लेकिन एक तरीका ऐसा हो सकता है कि जो ऊपरी अदालत में जाकर जब उसने अप्लाई किया, याचिका दायर की, तो उसने एक तरीके से अदालत का वक्त बर्बाद किया और गुमराह करने की कोशिश की, तो इस अपराध के लिए उसको अलग से सजा दी जा सकती है, लेकिन वह एक अलग अपराध हो जाता है, तो उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान हुआ। जो पहले से उसने अपराध किया उसी के लिए बार बार सजा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 जो है हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और मौलिक अधिकारों में भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने थोड़ा इसको और विस्तृत किया है कि हर एक व्यक्ति को स्वच्छ वायु चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, उसको खाने की, उसके पास खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। ये सारे प्रोविजन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और दिए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो निजता का अधिकार है अर्थात गोपनीयता का अधिकार है उसको भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा है इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है। यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसके पहले यह अधिकार नहीं था। तो इसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से शिक्षा देने के लिए जो भारत की सरकार है वह बाध्य है। ठीक है, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए भारत सरकार बाध्य है अनुच्छेद 21A के तहत, जो कि शिक्षा का अधिकार है। यह भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि गिरफ्तारी जो है अनुच्छेद 22 में दिया है या अनुच्छेद 20 में दिया है ऐसा करके। तो इसमें आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 20 में अपराध वो हो रहा है, फिर अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पहले अपराध करेगा उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी, है ना। इस वजह से आपको याद रखने में ये आसानी हो सकती है कि अनुच्छेद 20 में अपराध हुआ, फिर अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का क्या क्या अधिकार है, इसके लिए 3 प्रावधान दिए गए हैं। पहला है कारण पूछने का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, अगर उसको पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो वह उस पुलिस वाले से गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है कि किस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर दूसरा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो जो पुलिस वाले होंगे उनको जिस व्यक्ति को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो आवागमन का समय होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है इच्छा अनुसार कानूनी सलाह लेने का अधिकार। तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अपनी इच्छा अनुसार कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा। तो अर्थात वह किसी भी वकील को अपने लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त कर सकता है, उससे परामर्श ले सकता है कि इस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए जब उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और बाकी भी जो अधिकार है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि यह वीडियो जो है थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप हमको अपना फीडबैक जरूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इनको शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।